OpenAI is the fastest growing startup in history. एप्लीकेशन को OpenAI नाम की एक कंपनी ने विकसित किया है। ChatGPT अब इंसानों जैसा इमोशनल होता जा रहा है। The most highly valued private companies out there. पर OpenAI का ओरिजिनल मिशन था कि वो एक नॉन प्रॉफिट होंगे और सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ना कोई एड्स होंगे ना शेयर होल्डर्स, बस पब्लिक गुड के लिए वो काम कर रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद OpenAI ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाई और ऐसी टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करी जिससे ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में इंटरेक्शन ही बदल गया। ये कहानी है OpenAI की कि ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए अपनी जर्नी में और इन डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई एक बहुत सिंपल सवाल से, कैन मशीन्स थिंक? 1950 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने यही फाउंडेशनल सवाल पूछा था अपने इन्फ्लुएंशियल पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में। कई महीनों में इस पेपर इस सवाल ने ग्राउंड वर्क क्रिएट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड का। कुछ साल बाद 1956 के डार्टमouth समर रिसर्च प्रोजेक्ट में कई साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म फॉर्मलाइज किया और AI एक इमर्जिंग फील्ड बन गया। 1956 के बाद कई लोग बहुत एंथुसियास्टिक हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे 1960s के दौरान एलिजा प्रोग्राम्स पॉपुलर हुए। एलिजा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसको MIT के जोसेफ वाइजनबाउम ने बनाया। ये प्रोग्राम मानो दुनिया का सबसे पहला चैटबॉट था। पर 1960s और 70s के बाद ये एक्साइटमेंट ना फिजल आउट हो गई। लोगों को लगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खिलौने की तरह है जो एब्स्ट्रैक्ट है बहुत, प्रैक्टिकली इसका यूज क्या होगा ये पता नहीं। एक टर्निंग पॉइंट आया कई सालों बाद 2012 में जब डीप लर्निंग पॉपुलर हुई। 2012 में Amazon और Google जैसी कंपनीज मशीन लर्निंग यूज करने लग गई रिकमेंडेशन इंजन्स और सर्च एल्गोरिथम्स में। Siri, Alexa और दूसरे डिजिटल असिस्टेंट्स पहले साइन बने जिससे AI हमारी दुनिया में आ रहा है। पर सबसे बड़ा शिफ्ट आने ही वाला था। 2012 में OpenAI को क्रिएट किया जाता है जिसको कई पावरफुल इंडिविजुअल्स बैक कर रहे हैं। इलॉन मस्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है हमारी जनरेशन के, जिन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरल लिंक जैसी कंपनीज बनाई। सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स है सिलिकॉन वैली का। ग्रेग ब्रॉकमन एक फॉर्मर स्ट्राइप एग्जीक्यूटिव है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग की दुनिया को बदल दिया। फाउंडर्स के अलावा कई लोग अट्रैक्टेड हुए OpenAI के विजन से कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका मेन मकसद है सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाना। अपने 2015 के चार्टर में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि OpenAI एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है और स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि उनका गोल है ऐसी एडवांस डिजिटल इंटेलिजेंस बनाना जिससे पूरी ह्यूमैनिटी का फायदा हो। सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क को चेयर है OpenAI के और इस नॉन प्रॉफिट को $1 बिलियन से ज्यादा डोनेशंस मिलती है कई मशहूर लोगों से। अप्रैल 2016 में वो OpenAI जिम रिलीज करते हैं, एक ऐसा फ्री टूल जिससे कंप्यूटर्स खुद सीख सकते हैं डिफरेंट चीजें ट्राई करके। OpenAI अपने बेंचमार्क्स और टूल सभी के साथ शेयर करने लगी जिससे AI कम्युनिटी को फायदा मिला और 2017 में उन्होंने दिखाया कि उनकी रिसर्च से क्या मुमकिन है। जैसे वो एक ऐसा AI एजेंट बनाते हैं जो Dota 2 जैसी कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम को मास्टर कर लेता है। अब जहाँ चेस में लिमिटेड नंबर ऑफ मूव्स हैं, Dota 2 एक ऐसी गेम है जिसमें मिलियंस ऑफ पॉसिबल एक्शंस है हर सेकंड में। आप मूव कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, एक एबिलिटी यूज कर सकते हो, आइटम्स खरीद सकते हो या फिर टेलीपोर्ट कर सकते हो। Dota 2 में नए रूल्स, हीरोज और आइटम चेंजेस भी आ पाते हैं, इसलिए AI बस स्ट्रैटेजीज को रट नहीं सकता, उसको अडेप्ट करना होता है एक रियल प्लेयर की तरह। अगस्त 2017 में OpenAI के बॉट ने गेमिंग और टेक कम्युनिटी को मानो शॉक कर दिया। द इंटरनेशनल 2017 जो वन ऑफ द बिगेस्ट ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, उधर एक हाई प्रोफाइल मैच हुआ था AI और डंडी के बीच जो एक टॉप Dota 2 प्लेयर है और इस मैच में AI जीत गया। Okay, I give up. You giving up? Yeah, I don't think I'm getting it back. पर इस गेमिंग AI को ट्रेन करना बहुत एक्सपेंसिव है और इधर ही OpenAI को रियलाइज हुआ कि जो उनका नॉन प्रॉफिट मॉडल है वो शायद सूटेबल नहीं है उनके गोल्स से। उनको रियलाइज हुआ कि एडवांस AI ब्रेक थ्रूज के लिए
उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए 2017 में ही वो सोचने लगे कि उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग लेनी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करने के लिए। ओपनएआई को सडनली रियलाइज हुआ कि वो एक हाई स्टेक्स एआई आर्म्स रेस में इन्वॉल्व है और अगर उनके पास पैसा नहीं है कंप्यूट और फिर ट्रेनिंग का, वो ये रेस हार जाएंगे दूसरी टेक कंपनी से। और इसी की वजह से इंटरनली एक डिबेट स्टार्ट हुआ कि ओपनएआई का एक्चुअली मकसद है क्या। जैसे इलॉन मस्क ने भी कहा कि ओपनएआई को फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना ही होगा, नहीं तो वो गूगल से हार जाएंगे। इसलिए 2017 में इलॉन मस्क और ओपनएआई की लीडरशिप ने अग्री कर लिया कि फंडिंग उठाने के लिए उनको फॉर प्रॉफिट कंपनी बनना होगा। पर ये कॉम्प्रोमाइज होगा कैसे, ये क्लियर नहीं था। इलॉन मस्क ने सोल्यूशन ऑफर किया कि क्यों ना मैं फुल्ली कंट्रोल ले लूं ओपनएआई का। इलॉन का मानना था कि ओपनएआई को ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, और इलॉन मस्क ऐसे ही इंडिविजुअल है। और यही प्रपोजल एक टर्निंग पॉइंट बन गया। कई ओपनएआई के लीडर्स जैसे सैम ऑल्टमैन, इलिया सुत्स्कीवर और ग्रेग ब्रॉकमैन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि जहां ओपनएआई का प्रिंसिपल है पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करना, अगर बस एक आदमी पूरा कंट्रोल ले लेगा तो उससे उनका विजन खराब हो जाएगा। 2018 में पावर स्ट्रगल इतना बिगड़ गया कि इलॉन मस्क ने कहा कि वो ओपनएआई के बोर्ड को छोड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि क्योंकि टेस्ला अपनी खुद की एआई डेवलपमेंट कर रही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, वो ओपनएआई के काम के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। फिर 2018 में ओपनएआई ने GPT-1 लॉन्च किया, एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल जिसके 117 मिलियन पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स मान लो छोटी सी सेटिंग्स होती हैं एआई के दिमाग में। जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना ज्यादा फाइन ट्यून किया जा सकता है ये दिमाग। इन पैरामीटर्स से मॉडल्स कई चीजें समझ सकते हैं, जैसे ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बेसिक रीजनिंग भी। अब आप इमेजिन करो कि 117 मिलियन पैरामीटर्स से एक मशीन क्या क्या कर सकती है। ये टेक्निकल सक्सेसेस के साथ साथ ओपनएआई अपने ब्लॉग में भी पोस्ट करता रहा ताकि पूरी कम्युनिटी को पता चले कि उनकी रिसर्च कर क्या रही है। और जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस तो एक तरफ है, दूसरी तरफ उनका मिशन भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो पब्लिकली हर चीज रिलीज करेंगे और सबको बताएंगे। जैसे अप्रैल 2018 में वो ओपनएआई चार्टर में कहते हैं कि उनका पब्लिक प्लेज है कि वो अपने चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। वो ये भी वार्निंग देते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से वो अपनी रिसर्च के बारे में ओपनली डिस्कस ना करें। और 2019 में सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम आया ओपनएआई की हिस्ट्री में। फरवरी 2019 में एक बहुत अनयूजुअल डिसीजन लिया गया। ओपनएआई ने GPT-2 डेवलप किया, जो उनके 2018 लैंग्वेज मॉडल का अपडेटेड सक्सेसर है, और ये बहुत अच्छी तरह टेक्स्ट जनरेट कर रहा था। रिजल्ट्स इतने कन्विंसिंग थे कि ओपनएआई के रिसर्चर्स डर गए कि इस टूल को मिसयूज किया जा सकता है और फेक न्यूज फैलाई जा सकती है। और इसीलिए ओपनएआई ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया कि वो GPT-2 को पब्लिकली रिलीज ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इस मॉडल का एक बहुत छोटा वर्जन रिलीज किया। इस छोटे वर्जन में 124 मिलियन पैरामीटर्स हैं, जबकि फुल वर्जन में 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे। उन्होंने नवंबर में रिलीज तो कर दिया, पर एआई कम्युनिटी खुश नहीं है, क्योंकि उस कम्युनिटी में एक स्टैंडर्ड है कि आपको पब्लिकली हर चीज रिलीज करनी पड़ती है। कई लोगों ने कहा कि भैया आपके नाम में ओपन है, पर अपनी रिसर्च आप पब्लिकली नहीं करना चाहते। अब इस कंट्रोवर्सी के चलते ओपनएआई की लीडरशिप फंडिंग के बारे में भी सोच रही है कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनको फंडिंग चाहिए होगी। इसे 2019 में एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज किया। सैम ऑल्टमैन जो ओपनएआई के चेयरमैन थे और वाई कॉम्बिनेटर को लीड भी कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वाई कॉम्बिनेटर को छोड़ के ओपनएआई को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे उसके सीईओ के तौर पे। और मार्च 2019 में ही ओपनएआई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी कि अब वो ओपनएआई लिमिटेड पार्टनरशिप बना रहे हैं, जो एक फॉर प्रॉफिट होगी। तो ओपनएआई लिमिटेड पार्टनरशिप यानी कि जो नई कंपनी बनी है वो कितनी भी फंडिंग उठा सकती है और प्रॉफिट्स कमा सकती है, पर एक कैच है, जो इन्वेस्टर्स की रिटर्न होगी वो एक लिमिट पर फिक्स होगी। उस लिमिट के बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो ओपनएआई की नॉन प्रॉफिट के पास जाएंगे, और वो नॉन प्रॉफिट ये पैसा यूज करेगी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। जो ओपनएआई एलपी का कंट्रोल होगा वो नॉन प्रॉफिट के बोर्ड के पास होगा, और सारे इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज को ओपनएआई के चार्टर और मिशन को अग्री करना होगा उनको ज्वाइन करने से पहले। पर अगर ओपनएआई प्रॉफिट कमाना चाहता है वो ये करेंगे कैसे? तो ओपनएआई भी दो तरीके से पैसा कमा रही है। अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ता है, और अगर आप एक कंपनी हो तो आपको उनके एआई मॉडल यूज करने के लिए एपीआई की कॉस्ट भरनी पड़ती है। जैसे अगर कोई कंपनी जीपीटी को यूज करती है कस्टमर सपोर्ट के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, वो ओपनएआई को इस सर्विस के लिए पैसा देंगे। कुछ महीने बाद ही ओपनएआई की फॉर प्रॉफिट कंपनी को $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली माइक्रोसॉफ्ट से।
तो बस 3 साल में ओपनएआई एक छोटी सी नॉन प्रॉफिट लैब से एक बहुत बड़ी $1 बिलियन कंपनी बन गई। पर एक आदमी इससे खुश नहीं है, इलॉन मस्क। फरवरी 2023 में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि ओपनएआई अब एक क्लोज सोर्स मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी बन गई है, जिसको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट रिमोट कंट्रोल कर रही है। एक महीने बाद सैम ऑल्टमैन ने एक पॉडकास्ट पर इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ना कोई बोर्ड सीट है और ओपनएआई इंडिपेंडेंट ही है। पर इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच में लड़ाई रुकी नहीं। इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन को कई नाम दिए, इंक्लूडिंग स्कैम ऑल्टमैन। इसकी वजह से नवंबर 2023 में गवर्नेंस क्राइसिस भी हो गया, जब ओपनएआई के नॉन प्रॉफिट बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया, ये कहते हुए कि सैम उनको एआई सेफ्टी और कमर्शियलाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। इस डिसीजन से टेक की दुनिया दंग रह गई। इनफैक्ट ओपनएआई के 700 एम्प्लॉइज ने वार्निंग दी कि वो रिजाइन कर देंगे अगर सैम ऑल्टमैन वापस नहीं आए। फिर माइक्रोसॉफ्ट, जो ओपनएआई का की पार्टनर और इन्वेस्टर है, उन्होंने बेसिकली सैम ऑल्टमैन को हायर कर दिया, जिसकी वजह से ओपनएआई के बोर्ड को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। इलॉन मस्क भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसलिए फरवरी 2024 से उन्होंने ओपनएआई के खिलाफ लॉसूट्स डाले। उन्होंने ओपनएआई और सैम ऑल्टमैन पर केस डाला कि वो अपने चार्टर के खिलाफ कमर्शियल प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मार्क ज़करबर्ग की मेटा ने एक लेटर लिखा कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल को, जिससे सैम ऑल्टमैन ओपनएआई को एक फॉर प्रॉफिट कंपनी ना बना पाए। वो अपने लेटर में कहते हैं कि अगर ओपनएआई ने ये कर दिया तो फ्यूचर में कई लोग अपनी कंपनी को बनाएंगे ऐसे चैरिटी के तौर पे और बाद में फॉर प्रॉफिट कर देंगे। ओपनएआई ने इन सारी एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया। उल्टा उन्होंने बताया कि इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि हमें एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनना ही होगा, और अब वो हम पर दोष डाल रहे हैं। जैसे उन्होंने 2018 का ईमेल दिखाया जहां उन्होंने बताया कि टेस्ला अकेला ऑप्शन है जिससे ओपनएआई गूगल से कम्पीट कर पाए। इवेंचुअली इलॉन मस्क माने नहीं और उन्होंने फाइनली लिखा, गाइज आई हैव हैड इनफ, आई विल नो लॉन्गर फंड ओपनएआई अंटिल यू हैव मेड अ फर्म कमिटमेंट टू स्टे। एक दूसरे ईमेल में वो लिखते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रेज करने से भी कुछ नहीं होगा, हमें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। इधर भी वो रुकते नहीं है। इनफैक्ट 2025 में वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ऑफर डालते हैं ओपनएआई को खरीदने के लिए। पर जब ये सारा ड्रामा चल रहा है, दुनिया के मोस्ट लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ओपनएआई एक्चुअली करती क्या है, पर ये बहुत जल्द चेंज हो जाता है। 2020 में माइक्रोसॉफ्ट की $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ ओपनएआई GPT-3 रिलीज करता है। ये उनका सबसे एडवांस एआई मॉडल है। GPT-3 एक इनक्रेडिबली एडवांस एआई मॉडल है जो ऐसी चीज कर पाता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। एसेस लिख सकता है, गाने लिख सकता है और कंप्यूटर कोड लिख सकता है बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन से। सोशल मीडिया पर GPT-3 यूज करने के बाद कई लोग मानो ऐसे बोलते हैं कि ये जादू है, पर ये तो बस शुरुआत है। जनवरी 2021 में वो एक और ग्राउंड ब्रेकिंग एआई रिलीज करते हैं जो है डाली, जिससे आप डिस्क्रिप्शन से एक्चुअल पिक्चर्स बना सकते हो। जैसे अगर आप लिखते हो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स फ्लाइंग इन द ब्लू स्काइज, डाली इमीडिएटली एक ऐसी इमेज बना सकता है। अगले साल वो अपनी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करते हैं डाली 2 के साथ, जिससे इमेजेस और एक्यूरेट हो जाती हैं। इसी दौरान ओपनएआई GPT-3 को कोडिंग में भी और बेहतर बनाता है एक नई डेवलपमेंट के साथ। वो कोडेक्स बनाते हैं जिससे डेवलपर्स कोड लिख सकते हैं बस सिंपल ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के साथ। पर इन टूल्स के लॉन्च के बाद कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट होती है। एक मेजर कंट्रोवर्सी है हेलुसिनेशन की, जिसका मतलब है कि GPT-3 कई बार कॉन्फिडेंटली बहुत फालतू जवाब भी करता है। फिर आता है नवंबर 2022, जो एक डिफाइनिंग मोमेंट होती है ओपनएआई के लिए, क्योंकि तब वो लॉन्च करते हैं GPT-3.5, उनका सबसे एडवांस मॉडल। पर वो एक मॉडल ही नहीं बल्कि एक चैट बॉट रिलीज करते हैं, और अब सडनली हर यूजर एआई के साथ चैट कर सकता है। यूजर्स एकदम शॉक रह गए कि हम इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोग साइन अप कर लेते हैं और एक महीने के अंदर चैट जीपीटी को 10 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, जिससे चैट जीपीटी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इन हिस्ट्री बन जाती है। एक इंटर्न ने तो बेट लगाई थी कि बस कुछ 1000 लोग ही हमारे टूल को यूज करेंगे, पर वो सरप्राइज हो जाते हैं कि कितनी जल्दी ये टूल अडॉप्ट होता है। इस प्रोडक्ट के बाद गूगल जैसी कंपनीज पैनिक मोड में आ जाती हैं और अपना चैटबॉट रिलीज करती हैं, बार्ड। गूगल के लिए अनफॉर्चुनेटली बार्ड अपने पब्लिक डेब्यू के दौरान एक बहुत बड़ी गलती करता है, जिससे गूगल की तुरंत $100 बिलियन की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। बार्ड से पूछा जाता है कि
कि एक 9 साल के बच्चे को बताओ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, और बार्ट बहुत कॉन्फिडेंटली गलत चीजें बोलता है, जैसे कि ये टेलीस्कोप पहला टेलीस्कोप था जिसने अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लैनेट की फोटोज ली थी, पर ये एक्चुअली एक दूसरी टेलीस्कोप ने किया था। क्रिस हैरिसन जो एक रिसर्चर है, वो तो ये भी बोलते हैं कि आपने भैया अपना एग्जाम्पल फैक्ट चेक क्यों नहीं किया शेयर करने से पहले। अब इतना बड़ा अरीना है तो कई न्यू प्लेयर्स आते हैं इस अरीना में, जैसे कई ओपनएआई के रिसर्चर्स एंथ्रोपिक बनाते हैं, जो आने वाले टाइम पर ओपनएआई का सबसे बड़ा कंपेटिटर बन जाता है। फिर ओपनएआई GPT-4 रिलीज करते हैं जो एक मल्टी मोडल मॉडल है, यानी जो टेक्स्ट और इमेजेस को यूज कर सकता है। इसके वीडियो लॉन्च के दौरान ओपनएआई के को-फाउंडर दिखाते हैं कि कैसे वो एक वेबसाइट की रफ स्केच बना सकते हैं, जिसको GPT-4 एक फंक्शनिंग वेबसाइट बना देता है। अब ओपनएआई कई प्रोडक्ट एडवांसमेंट तो कर रहा है, पर अंदर ही अंदर बवाल मच रहा है। ओपनएआई की लीडरशिप से कई टफ सवाल पूछे जा रहे हैं। ओपनएआई की एक को-फाउंडर मीरा मुराटी अपनी स्टार्टअप क्रिएट करती है थिंकिंग मशीन्स लैब, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाकर ओपनएआई के साथ compete करती है। इलिया, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ओपनएआई के पीछे, वो अपनी कंपनी बनाते हैं सेफ सुपर इंटेलिजेंस। और ये स्टार्टअप से नहीं, जो भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाहे वो टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर गूगल है, वो भी अपने मॉडल बनाने में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब जब डिबेट चल रहा है कि ओपनएआई एक्चुअली कितना ओपन है, उन्होंने अपना लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है GPT-5, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओपनएआई के कंपेटिटर्स नहीं है। गूगल डीप माइंड अपनी रिसर्च कर रही है, इलॉन मस्क की XAI टैलेंट को रिक्रूट कर रहे हैं और अपने मॉडल्स पब्लिश कर रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग की मेटा ने रिपोर्टेडली मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर करे हैं बेस्ट रिसर्चर्स को रिक्रूट करने के लिए। अब ये तो बस US की बात है, चाइना में भी इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं। चाइना में डीप सीक मॉडल्स रिलीज हुए हैं जो कई बेंचमार्क्स में ओपनएआई और गूगल की मॉडल्स को भी बीट कर देते हैं। तो ये जो रेस है एआई की, एक एग्जिस्टेंशियल रेस है कई कंपनीज के लिए। इसीलिए मार्क ज़करबर्ग इज ओके पेइंग $100 million and even $1 billion to the top AI researchers. अब फॉर मोस्ट पीपल ओपनएआई करंटली इज लीडिंग द रेस, पर आगे होगा क्या ये डिपेंड करता है इफ ओपनएआई is able to attract capital and talent. But most interestingly, it depends कि OpenAI का जो original mission था वो follow करते भी हैं या फिर नहीं, and that will decide will society benefit from all the AI innovation taking place.